तो बच्चों इसी बीच हम लोग एक सेमेस्टर खत्म कर चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलो पढ़ते हैं बच्चों, बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया चैप्टर है। इसको शॉर्टकट में आप बोलोगे एमपीओएस। एमपीओएस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले आप देखो, आपको जो प्रॉब्लम थी अभी तक उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं कि अब मैं वीडियो है ना इस हिसाब से रखूंगा। 9.1 लॉजिक कैसा लगा? यू हैव एनसीईआरटी बुक, ओके। और उसमें जब आप चैप्टर खोलोगे तो 9.1, 9.2, 9.3 ऐसे होगा, आगे ना। तो उसमें आपको कौन से टॉपिक में तकलीफ है सीधा वो देखिए, ये लॉजिक बढ़िया है। और एक और बात मैं बताता हूं, जो बच्चे ये कुछ सजेशंस बता रहे थे किसी और को, वो बच्चे मुझे भी ये सजेशन बता सकते हो और इससे अच्छा कोई सजेशन हो वो भी बोल सकते हो, बिंदास। आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम के कुछ ऐसा मत सोचिए कि सर क्या सोचेंगे, सर को कैसा लगेगा, ऐसा मत सोचिए। इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, इफ देयर इज एन scope of improvement, then you have to tell me without any thought और नेगेटिव थॉट कि भाई क्या होगा, क्या बोला जाए, सिंपल बता दीजिए। अभी ये लॉजिक हम लगा रहे हैं, आपको कोई सजेशन है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। 9.1 9.1 क्या है? तो भाई इंट्रोडक्शन about the chapter, about the chapter 9.1 is the introduction about the chapter। चलो बच्चों तो समझते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या जानेंगे। तो एक लॉजिक में बताता हूं कि भाई जो हम लोग रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स के पास जाते हैं, वहां पे जब हम देखते हैं तो दो रेलवे के जो ट्रैक हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। अगर नहीं देखा है तो अब की बार जब जाओ तो फाटक जहां पे आए वहां पे जब आपको खड़ा रहना पड़े तो मोबाइल या टाइम दूसरी जगह निकालने के लिए वो आप उसको भी देख सकते हो, यानी मोबाइल भी हम यूज कर लेते हैं, अभी तो ट्रेन आ रही है, या फिर हम कुछ और भी काम करते हैं, चलो बैठे रहते हैं देखते हैं इधर उधर। इसके बजाय आप कहाँ देखना इस बार? ट्रैक पे जब आप देखोगे तो दो ट्रैक जो होंगे उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। तो इसमें वो जानेंगे हम लोग क्यों ये डिस्टेंस होता है, कैसे ये पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं। दूसरी बात इसमें हम जानेंगे कि आपने कोई भी माउंटेन का शेप देखा हो तो कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। माउंटेन का शेप ऐसा ही होता है। क्या देखा है कोई माउंटेन ऐसा स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो? ना, हमेशा या उल्टा हो, कोन शेप हो ना, हमेशा ऐसा ही होगा। तीसरी और बात इसमें जानेंगे हम लोग कि जो बच्चों लंबे लंबे झाड़ हैं, हर ट्रीज है, वो सीधे नहीं रहते, थोड़े बैंड हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, बट ओनली फॉर विच थिंग, which type of material? For the solids, okay।
वी विल डिस्कस दिस फॉर द सॉलिड। समझ में आया? यस और नो? ये इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे। तो कुछ बातें मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं। डिफॉर्मिंग फोर्स, पहली बात हम समझेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स इज द नेम ऑफ वन टाइप ऑफ फोर्स, सिंपल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो है वही है। बट इस फोर्स को डिफॉर्मिंग क्यों बोला गया? तो जब आपने कोई फोर्स लगाया बॉडी पे और उसकी साइज या शेप, लेंथ, एरिया कुछ चेंज हुआ, तो इस फोर्स को क्या बोला जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी उसने डिफॉर्मेशन किया। ठीक है? द फोर्स विच प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन और चेंज इन द फोर्स ड्यू टू विच लेंथ, शेप एंड, और वी कैन से इनके तीन के ऑप्शन होंगे, और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस is called deforming force, is called deforming force। क्लियर ना बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें चौक मैं रखता हूं। तो अब इस चौक के बॉक्स पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बच्चों फोर्स लगाया, चलो यहाँ पे लगाते हैं, तो इसका शेप साइज चेंज हो गई। तो ये जो फोर्स था नॉर्मल फोर्स था, पर इसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बच्चों समझ में आया? ठीक है? डिफॉर्मिंग फोर्स। एक फोर्स तो आप ऐसे ही देख सकते हो, हमारा जो ईयर है, कान है, इस कान पे अगर आपने फोर्स लगाया तो देखो मेरे कान का शेप चेंज हो जाएगा। देखो कान का शेप चेंज हो गया। इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। सिंपल लॉजिक। सेकंड वन एक बात इसमें हमें समझनी है, इलास्टिक, और वी कैन से इलास्टिसिटी। हाँ, इलास्टिसिटी ऐसी बात नई नहीं है, पुरानी है, जो आपको पहले से पता है, क्योंकि आपने रबर का यूज किया होगा, रबर बैंड। हाँ क्या ना, कहीं ना कहीं किया होगा। लड़कियां तो रोज करती हैं, लड़कियां तो रोज करती हैं, लड़के भी करते हैं, रोज नहीं करते, कभी कभी करते होंगे। कहां करते हैं लड़के? बताओ, एक एग्जांपल दो लड़कों। मैं देता हूं फिर आपको एक। लड़कियां तो चलो करती है, चोटी वोटी बनाती हो तो लगाती होंगी। लड़के बताओ एक एग्जांपल कि जहां पे आपने रबर का यूज किया होगा। नोट्स, बेल्ट, अलग अलग जगह है। मैसेज आ रहे हैं लाइव क्लास से, अलग अलग जगह। मैं एक कॉमन जगह बताता हूं, कॉमन जगह, रिमोट, टीवी का रिमोट। हाँ, बट हाँ पेपर्स हैं, एक पेपर का बंडल हो, उसको बैंड कर देते हैं, फिर ऐसे उस पर रबर चढ़ा के आते हैं। पर टीवी का रिमोट जो घर में यूज होता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि पीछे का ढक्कन निकल जाए, अब वो ढक्कन वापस फिट ही नहीं हो रहा है, तो उस पर रबर बैंड लगा दी जाती है। हाँ, ऐसा होता है। तो रबर का यूज हमने सबने किया है बच्चों, सबने किया है। टायर में, अच्छा उसे वगैरह टायर में रबर का, यस, वल्केनाइज्ड रबर। हाँ, वल्केनाइज्ड रबर पढ़ाया।
तो ये जो रबर होता है बच्चों, इस रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज आपने यूज की होगी जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी देखी भी है हमने, वो है स्प्रिंग। हाँ, वो खटखट वाली पेन होती है, उसमें से स्प्रिंग निकाले और फिर खेले भी होंगे, तो वो स्प्रिंग भी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी वाली ही चीज है, ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? व्हेन वी रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट and if it regains its original shape or size, then we can say that object contains elasticity property. Yes or no bachcho? The property due to which, what is the definition? The property due to which, the property due to which after removing deforming force object will regain its original size or shape is called elasticity. ओके, समझ में आया? क्योंकि रबर और स्प्रिंग अगर ऐसा कर सकते हैं पर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसके पास कुछ अलग होना चाहिए, और जो अलग है उसको हम बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? और द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it will not regain its original size or shape is called inelasticity। अब वो समझना नहीं है और वो कोई बात भी नहीं बनती है, क्योंकि आपको इलास्टिसिटी पता है फिर इनइलास्टिसिटी पढ़ रहे हो तो ये तो अजीब ही बात हो गई। अगर आपको इनइलास्टिसिटी समझनी है तो इलास्टिसिटी समझ ली है तो वो तो आ ही गई ना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया? डन? यस। चलो अब बात करते हैं आगे। बॉडी कौन कौन से टाइप की हो सकती है, ये थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन में बॉडी कौन कौन से टाइप की हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा नहीं। बॉडी या तो इलास्टिक हो सकती है या तो इनइलास्टिक हो सकती है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक बॉडी यानी प्लास्टिक वाला प्लास्टिक नहीं है, जैसे कि पानी की बोतल है बच्चों, तो ये प्लास्टिक की बोतल है ऐसा नहीं कह सकते हैं, हालांकि हम ऐसा यूज करते हैं, बट रियलिटी में ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक वाला बात अलग अलग है। इलास्टिक नहीं है इसका मतलब प्लास्टिक है ऐसा। अच्छा, ध्यान से समझना है। इलास्टिक बॉडी कैसी होगी, तो वो अपना ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स वो रीगेन करेगी, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इलास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल का हम बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देते हैं रबर, दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं स्प्रिंग। क्या बच्चों आपको ये पता है? यस यस, समझ में आया? यस, हाँ, स्पॉन्ज
जो भी आप जो बोलो। और अच्छा, इन इलास्टिक में आप बात कर सकते हो, पहला एग्जांपल पुट्टी, दूसरा मड, पुट्टी और मड। ओके, तो बच्चों पुट्टी तो आपने सुनी होगी ना, बिरला वॉल केयर पुट्टी, एडवर्टाइज में कलर की एडवर्टाइज आती है तो कौन सी पुट्टी लगा रहे हैं ये सब बताते हो आपको। तो पुट्टी, हालांकि जिसके घर में कलर हुआ हो उन्होंने देखी हो पुट्टी और मैं उसको फील भी किया हो या टच भी किया हो तो पता होगा, परंतु अगर नहीं पता है तो मड की बात कर ले। कीचड़ ना, मड यानी क्या, कीचड़। अच्छा, तो मड यानी कीचड़। बच्चों कीचड़ देखा है आपने सबने, पानी से होता है, मिट्टी में होगा तो पानी थोड़ा हो तो कीचड़ हो जाता है। अब उस कीचड़ में आप पैर रखिए, अब उस कीचड़ में आप पैर रखिए, रखा तो होगा, नहीं रखा होगा तो गलती से गया होगा। अब वहां पे पैर रखा गया तो क्या हो जाएगा बताओ, आपका जो पैर है उसका पूरा का पूरा निशान छप जाएगा, शेप वहीं छप जाएगा। आप जब पैर ले लोगे तो वापस तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा या हमारा पैर वहीं रहेगा? फिर हमारे पैर का शेप वहीं रहेगा, यानी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, इसीलिए उसको बोला जाता है मड, MUD, मड। पुट्टी वैसी ही होती है, पुट्टी वैसी ही होती है, यानी वो पुट्टी आप बनाते हो तब देखोगे तो उसके जैसी ही होती है, मड जैसी होती है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। उसके लिए ना ही आपको कीचड़ चाहिए, ना ही आपको कलर करवाना है घर पे। हाँ, बस रोटी बनानी है, रोटी बनाती है मम्मी घर में, वो जाके देखनी है। देखोगे तो वो आटा लगाती है पहले, हाँ पहले यानी आटा बनाया पूरा उन्होंने, और फिर वो जो आटा बना के बाद में ऐसा गोल 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 कुछ तैयार करते हैं, वो गोल गोल तैयार कर उसमें एक उंगली डालो तो वहां पे आपकी उंगली का शेप हो जाएगा, ठीक, फिर वापस ले लो तो अपना ओरिजिनल शेप नहीं रिगेन करेगा, इसीलिए उसको इनइलास्टिक प्रॉपर्टी या प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। अब आप बोलो ये कैसी लॉजिक, मैंने कहा था ना ये वो वाला प्लास्टिक नहीं है जो हम बोलते हैं, ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी वाला बॉडी है भाई, समझ में आया? तो अब आप ऐसा भी सोचोगे ना सर, या तो ऐसा या तो वैसा, कोई बीच का रास्ता नहीं है, होता है कि नहीं? आगे ना, मान लो मैंने आज आपका होमवर्क चेक करने के लिए आपको फोन किया और होमवर्क चेक करने या तो मैं आपके घर साइड आ गया, घर पे पहुंच गया, हाँ, और आपने कुछ भी नहीं किया, फिर आप रीजंस देते हो ये है वो है फलाना दिखना, वो देने का आपका लॉजिक है। हाँ, मेरे एक ही तो चैनल है, उस पर 4 वीडियो पर डे अपलोड होते हैं और आपको ढूंढना है तो उस 4 में से ढूंढना था, ठीक है? आप ढूंढो, फिर वो ढूंढो और आप देखो, नहीं मिल रहा है तो मुझे कॉल करके कहो सर नहीं मिल रहा है, पर ये सब आपने फॉलो नहीं किया और फाइनली आप रिव्यू देते हो कि भाई यार फिजिक्स में तो मजा नहीं आ रही है, क्यों पता नहीं। तो गलती किसकी है ये पहचानो बच्चों, मैं यहाँ पे किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप से भी कुछ कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझको कॉल कीजिए। मान लो मैं आपके घर पे आ गया, आपके घर पे आ गया, फिर मैंने कहा कि आपने तो कुछ भी नहीं किया, 9th चैप्टर आ गया, आपने तो एक चैप्टर भी नहीं किया, तो चलो मुझे काम बताओ फटाफट 1-2 दिन में करके, मैं गुस्से हो गया, चलो फटाफट। तो आप रिक्वेस्ट करोगे सर कोई बीच का रास्ता निकालो ना, धीरे धीरे करो ना भाई, एक दिन में मैं इतना बताऊंगा, एक दिन में इतना बताऊंगा, हाँ सर इतना इतना ऐसे ऐसे मैं बता दूंगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, ठीक है भाई ठीक है, तो कोई बीच का भी तो होगा ना इसमें, हाँ, तो जिसको बोला जाएगा पार्शियली, पार्शियली इलास्टिक,
इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस तरह की जो बॉडी होगी वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने का ट्राई करेगी, पर पूरा नहीं कर पाएगी, पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, लड़कों को ही समझ में आएगा ऐसा कह सकते हैं, लड़कियों को भी आएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आजकल सब लोग खेलते हैं, प्लास्टिक की बॉल से खेले हो, लड़कों तो खेले होंगे, क्योंकि मेरे को पता है हम खेले तो आप भी खेले हो। प्लास्टिक की बॉल से जब हम खेले हैं तब वो प्लास्टिक की बॉल में डेंट पड़ जाते हैं। हाँ, यानी बॉल आई पतली वाली हल्की वाली और आपने मारा ऐसे, पर वो बैठ के नीचे आ गई तो पिचक जाती है। फिर हम उसको उंगलियों से अंगूठे से दबा के या बैट से ऐसे साइड में मार के उसको ओरिजिनल शेप में लाने का ट्राई करते हैं, पर वो 100% नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियली इलास्टिक, थोड़ा आती है थोड़ा नहीं आती। उसी तरह से कपड़े की बात करें, अभी अपने कपड़े पहने रखे हैं भैया, इस पे अपने वो कर दिया, आयरन हो गया बिल्कुल कंप्लीट, फिर थोड़ा सा आपने ऐसा कर दिया तो ओरिजिनल शेप में तो आता है पर पूरा नहीं आता है। ऐसा आप देख सकते हो, ऐसा करके देखो, हाँ इस पे कुछ उस पर लाइन्स रह जाती हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियली इलास्टिक। क्या बच्चों समझ में आया? कोई परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती, ज्यादातर ये है, ये रबर वगैरह ये भी है सब, रबर स्प्रिंग ये भी सब पार्शियली है भाई। देखो एक लॉजिक बताता हूँ, आपके मन में एक और सवाल होगा। देखो अगर स्प्रिंग हमने छोटी ली है हमारा और उसको हम खींच रहे हैं, तो उसको हम खींच रहे हैं तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस जाती है? हाँ जाती है छोड़ने के बाद, पर एक लिमिट के बाद खींच लेते हैं, फिर वो ओरिजिनल शेप में नहीं जाती है। ऐसा किया है किसी ने? मैंने किया है, यस देव ने किया है, हाँ किसी अंगूठे ने भी किया है, निसर्ग ने किया है, श्रेया ने भी किया, वृष्टि ने, ओ हो, यानी सबने ऐसा किया है। क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब ऐसा करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं उसको खेल कुछ और बातें चलती है और उसको बस खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बस कुछ कर रहे हैं, फिर उसको खींच लेते हैं, यानी गुस्सा वहां पे निकाल लेते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे वहां पे? तो वहां पे उसको बोला जाएगा इलास्टिक लिमिट। क्या बोला जाएगा? इलास्टिक लिमिट। यानी स्प्रिंग और रबर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आते हैं जब उससे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाता है तब, बट वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाना या लगाना कब तक होता है? जब तक इलास्टिक लिमिट तक आप ना जाओ, उसके बाद आप चले जाओ तो फिर नहीं होगा, टूट जाएगा रबर, स्प्रिंग भी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। ठीक है, तो देयर इज एन इलास्टिक लिमिट आफ्टर विच इलास्टिक प्रॉपर्टी डाइज आउट और डाई आउट, आफ्टर विच इलास्टिक प्रॉपर्टी डाई आउट, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। क्या बच्चों समझ में आया? बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों बढ़िया से। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं 9.2 की। थोड़ी 9.2 की, थोड़ी क्यों बोलो? थोड़ी कल होगी, थोड़ी आज होगी। अच्छा अब ऐसा भी केस होगा, मैं 9.2 एक दिन पढ़ाऊंगा, फिर 9.2 दूसरे दिन पढ़ाऊंगा, तो दोनों में 9.2 ही लिखा होगा बच्चों। अब आपको इतना तो देखना पड़ेगा ना, इस 9.2 में क्या है और इस 9.2 में क्या है। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं 9.2। तो बच्चों 9.2 जो है, 9.2 जो है उसकी हम बात करते हैं। 9.2 में क्या है? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडी। अरे वाह, ये तो कुछ पहली बार सुना ऐसा लगता है।
क्या सॉलिड बॉडी भी इलास्टिक होती है? सुनने में तो कुछ नया लगता है, तो क्या हाँ भाई होती है। कैसे पता चला? तो कि जब हमने सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाया तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफॉर्म हुए, डिफॉर्म होके वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में चले गए, क्योंकि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया। तो ये होने का रीजन आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, जिसको आप बोलते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हो? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यस और नो बच्चों, सुना है ऐसा नाम? यस, मुर्तुजा ने सुना है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? चलो समझ में आ गया। हाँ, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा? देखो, ये टॉपिक इतना डिटेल में जाके अच्छे से करने वाला नहीं है, आपको ये सिर्फ जानना है बच्चों, आपको सिर्फ ये जानना है कि सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर कैसा होगा ना, इलास्टिक बिहेवियर कैसा होगा। तो देखो, जैसे कि हम हमारा कान ऐसे खींचते हैं, मैंने खींचा मेरा और छोड़ा, वापस गया, ये ऐसे किया, वापस गई। तो ये बचपन से हम देखते हैं कि जिसमें ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं इसमें स्प्रिंग लगी होगी। हाँ कि ना? इसमें क्या लगी होगी? स्प्रिंग लगी होगी। जो क्योंकि स्प्रिंग हम लोग लाइव ऐसे देखते हैं, हाँ स्प्रिंग के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है। यस और नो? या फिर ये रबर से बंधे होंगे, दो चीज को आप खींचते हो, खींचते फिर छोड़ते हो, वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब बीच में रबर टाइप या स्प्रिंग टाइप कुछ होगा। ऐसा ही साइंटिस्ट ने हमें कहा कि ये जो दो एटम हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में एक स्प्रिंग होगी। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तब ये इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो इनका जो डिस्टेंस बढ़ा था वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं ये मॉलिक्यूल, और वो वापस रिगेन कर लेते हैं। इसीलिए इसको कौन सा बिहेवियर बोला गया? इलास्टिक बिहेवियर। ऐसा ही सिंपली आप और एक और जगह सोचो, तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया, यहां पे भी बच्चों ऐसा स्प्रिंग आप मान सकते हो इस तरह से। जब टेम्परेचर बढ़ता है या एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेट होके अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पर इनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करवाने के लिए स्प्रिंग टाइप जो बिहेवियर बताया है, स्प्रिंग मॉडल जो बताया है, उसमें कौन सा फोर्स लगता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, हाँ के ना? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, समझ में आया? हाँ के ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और शेप बता देता हूं आपको, समझ में आए, मजा आए, इस तरह से। अब ये एक क्यूबिकल फॉर्म बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में भी स्प्रिंग सिस्टम बता दिए, इनके बीच में भी, यानी असल में स्प्रिंग नहीं है, बट इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जरूरी है। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये होता है। इसीलिए स्प्रिंग मॉडल की तरह इनका बिहेवियर ऐसा माना जा सकता है कि स्प्रिंग जैसा होगा,
कैसा होगा बच्चों? स्प्रिंग जैसा होगा, यहाँ पे भी स्प्रिंग होगी सब जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी होगी, सब जगह स्प्रिंग 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 होगी। बोलो समझ में आया? यानी इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता है डिफॉर्मिंग फोर्स या टेम्परेचर चेंज होने से, बट ये अपना ओरिजिनल शेप और अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस रीगेन कर लेते हैं। इसीलिए बताया गया 9.2 में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडी। अब इसमें आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, भाई उसमें अलग अलग आपने पढ़े होंगे, मेरे इतना ही बताना था आपको बस। हाँ, और क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिजिक्स में, इसका एक ग्राफ भी मैं बता सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उसका, और वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो 9.2 तो छोटा सा है, हो गया खत्म। अब 9.3 थोड़ा लंबा चलेगा। ओके, तो 9.3 हम देखते हैं बच्चों, उसमें आधा पार्ट आज देखा जाएगा, आधा पार्ट आज देखा जाएगा। कौन से में? 9.3 में दो बातें हैं बच्चों, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम लोग सिर्फ आज स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेन हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम क्या देखेंगे? पहले स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस सबको पता है, आज तो यार बहुत स्ट्रेस हो गया भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैंने ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट टेक स्ट्रेस, बी हैप्पी टू लिव लॉन्ग एंड लिव सिंपली। हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो ये खुश रहने का और ये लॉजिकल बातें अलग हैं, ये यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेस कैसे आता है। ठीक है, तो देखो एक बात आपको बताई जाए, हम अगर एक ऑब्जेक्ट ले लें बच्चों, फील करवाऊंगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं आपको क्लियर और बढ़िया दिखे। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया बच्चों, ठीक है, और उसके इस साइड मैंने F फोर्स लगाया और इस साइड भी मैंने कितना फोर्स लगाया? F। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके दोनों साइड मैंने सेम फोर्स F लगाया। ठीक है, अब अगर आप मेरे पास यहाँ पे रूबरू होते क्लास में, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता। कैसा एग्जाम्पल? तो मैं आपको दो चार बच्चों को ऐसे एक के हाथ में एक रख के ऐसे जॉइंट करवा देता, यानी आपको एक बॉडी बना देता, और एक बच्चा इधर F से खींच रहा है और दूसरा बच्चा इधर F से खींचता होता। तो बच्चों लो वॉइस आ रहा है, रुको 1 मिनट सेट कर देते हैं। चलो अब सही है, अब सही है मेरे बच्चों, कैमरा वैमरा हिल गया? ठीक है, चलो सही है, ओके, क्लियर। अच्छा देखो, दो चार बच्चे ऐसे मैंने इकट्ठा करवा दिए ऐसे, भाई हाथ में हाथ डाल के और एकदम फिट खड़े हैं। अब दूसरे दो बच्चे को मैंने ऐसा बोला कि एक साइड एक बच्चा इधर से खींचो, दूसरा इधर से खींचो, तब उन जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको क्या फील होगा? स्ट्रेस। हाँ के ना? यस, ओके। नाउ अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेस एंड टू फील, ओके, आप अपनी उंगली को ऐसे पकड़िए, कोई भी उंगली को, और ऐसे खींचिए, खींचो, चलो सब लोग करो। यस, तो आपको क्या फील हो रहा है? स्ट्रेस। ओके, हाँ के ना? आप सिर को ऐसे दबाओ तो अंदर क्या फील होगा? स्ट्रेस। ओके, खींचने से भी होता है और दबाने से भी होता है, तो यही बात आपको समझनी है। यहाँ पे देखो क्या होगा, अंदर की फील करनी है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन।
क्रॉस सेक्शन यानी यहाँ पे हमने सोचा है क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ पे मैं इस साइड का और इस साइड के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। हालांकि बहुत नजदीक होते पर आपको पता चले इसलिए बता रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल को ये फोर्स इधर ले जाने का ट्राई कर रहा है, पर ये इन दोनों के बीच के कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, जो इसको नहीं जाने देगा। इधर भी सेम, इधर भी सेम। हाँ कि समझ में आ रहा है ना? इनको इधर खींचा जा रहा है पर वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके साइड वाला दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। सिमिलरली इन तीन को ये फोर्स इधर ले जाने का ट्राई कर रहा है, बट ये तीन के ऊपर ये तीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ? यस और नो मैसेज फास्ट। क्या बच्चों फील हुई मेरी बात? किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप सोचोगे, क्योंकि वो टूट नहीं रहा है, वो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब इसके कोई भी क्रॉस सेक्शन पे आप बात करोगे तो वहां पे ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो लग ही रहा होगा, नहीं तो वो टूट जाता, पर टूट नहीं रहा है यानी इसका मतलब लग रहा है। अब वो टूट नहीं रहा है इसका मतलब कितना लग रहा है? ये टूट नहीं रहा है तो ये F लग रहा है, तो ये कितना जनरेट होगा? F भी होगा। यस और नो? यस और नो? क्लियर के नहीं? अब इसको मैं जूम कर दूं बच्चों, जूम थोड़ा सा, आपको यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा। क्या दिखेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये पूरा एरिया होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे और यहां पे ये फोर्स लग रहा है F। तो इस एरिया के हर एक पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये इसको डिफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है और ये इसको डिफॉर्म नहीं होने देने का ट्राई कर रहा है। तो यहां पे जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोला गया बच्चों कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको डिफॉर्म नहीं होने देगा। ये पूरे एरिया में जनरेट होता है। कहां पे जनरेट होता है? पूरे एरिया में। क्या बच्चों समझ में आया? यस और नो? यस और नो? इसको इधर खींच रहे हैं तो ये थोड़ा सा इधर आने का ट्राई हो रहा होगा, और उसको नहीं जाने देने वाला फोर्स कौन सा बोला जाएगा? रिस्टोरिंग। ओके? और ये रिस्टोरिंग फोर्स एक मॉलिक्यूल नहीं, दो नहीं, उस एरिया में जितने होंगे सारे जनरेट कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये सारे जो जनरेट कर रहे हैं उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और व्हाट इज स्ट्रेस नाउ? व्हाट इज स्ट्रेस? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? हाँ के ना? यस और नो? जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रेस, जितना कम फोर्स उतना कम स्ट्रेस। क्लियर है? यस। पर यूनिट एरिया वो कितना जनरेट हो रहा है फोर्स, उसको बोला गया स्ट्रेस। अब इसको सिंबॉलिकली वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड इस सिंबल को बोला जाता है सिग्मा। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? सिग्मा। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस।
समझ में आ गया? यस। इसका यूनिट क्या बनेगा मेरे बच्चों? यूनिट बनेगा बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन कॉल इट पास्कल, और वी कैन कॉल इट पास्कल। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? पास्कल भी बोला जाएगा। तो आप बच्चों मुझे ऐसा कहोगे, सर आपने ऐसा बोला कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगी, पर आपने एरिया की बात नहीं की। तो मैंने पहले यूनिट बताया कि प्रेशर जैसी क्वांटिटी है। अब आपको बताता हूं कि भाई स्ट्रेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्यों है। तो एक सिंपल लॉजिक है, देखो ये पेन ले लीजिए और आप इस पेन को यहाँ पे प्रेस कीजिए पीछे साइड से, तो आप इजीली प्रेस करो, जितना फोर्स ज्यादा उतना अंदर स्ट्रेस ज्यादा, ठीक है। पर आप एरिया घटा दो, यानी पॉइंट, हाँ के ना बताओ, यस और नो। जब एरिया घटेगा, जब एरिया डिक्रीज होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। फील हुआ? जब एरिया बढ़ा दोगे तो आप इतना फोर्स लगा सकते हो, देखो मैं ऐसे भी लगा सकता हूं पर ऐसे नहीं कर सकता हूं क्योंकि एरिया कम, स्ट्रेस ज्यादा। समझ में आया? यानी स्ट्रेस एक प्रेशर जैसी ही क्वांटिटी है, क्योंकि उसका यूनिट प्रेशर जैसा ही है, देखो, यस और नो। पर कंसेप्ट अलग है, प्रेशर का कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है। हालांकि लॉजिकली देखा जाएंगे तो एक जैसा दिखेगा, बट स्ट्रेस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आया? यस। तो स्क्रीनशॉट लो। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं फटाफट, कोई ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना। चलो हो गया। चलो डन। अच्छा, now we will discuss about the types of stress. अच्छा, MLT मैंने नहीं बनाया, किसी बच्चे ने MLT मैसेज किया था, तो लगभग निसर्ग ने किया था। अब MLT में नहीं बना रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको आना चाहिए। जब आपने यूनिट लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन का होता है 11 माइनस मीटर स्क्वायर यानी N2, तो यू विल गेट M1 L-1 T माइनस। क्या बच्चों ये सही है? क्या बच्चों ये सही है? तो आपको तो ये आता है ना, इसमें कोई जरूरत है। अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो आप दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, एक टेंसाइल और दूसरी है कंप्रेसिव। एक है टेंसाइल और दूसरी है कंप्रेसिव। टेंसाइल कब होगी? टेंसाइल स्ट्रेस कब होगी? बस ये देख लो, डायग्राम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये इधर फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गई बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू F by A, टेंसाइल स्ट्रेस। When there is a tension on the body, then the stress generated in the body पर यूनिट एरिया जो फोर्स जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस होगी जो टेंसाइल हो जाएगी इस टाइम। समझ में आया? When there is a tension force on the body, at that time stress is called tensile stress. Now compressive, तो सेम डायग्राम है पर फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब यहां पे देखो बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट। और यहां पे जब हम स्ट्रेस लिखेंगे तो वो वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया, सेम रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ के टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दो होते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। क्लियर? यस।
तो इतना आपको आज क्लियर हुआ। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने देखी है वो करनी है, और दूसरी जो आपको करनी है बच्चों वो करनी है ये स्ट्रेस के बारे में बात, और तीसरी बात आपको करनी है MCQs और MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 8 और 20 MCQ। कितने? 20 MCQ आपके पास जो बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें से करने चैप्टर 8। ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर द टुडे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।